हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे लॉ के एक्सप्रेस रिवीजन सीरीज में हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 6 का, जो कि बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अगेन जो हमारा अभी तक चलता आ रहा है, हम जैसे रिवीजन करते आ रहे हैं हम वैसे ही रिवीजन करेंगे। हम वैसे ही रिवीजन को करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पास्ट में किसी चैप्टर में से कितना आ चुका है, कितने मार्क्स का आ चुका है, इस बार की क्या एक्सपेक्टेशन है। वो चैप्टर 6 में अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार हो सकता है 2 मार्क्स में एमसीक्यू आ जाए या फिर 3 से 4 मार्क्स में आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को मिल जाए। इसमें से कुछ भी हो सकता है। ओके, ओके, आपको इसमें से कुछ भी देखने को मिल सकता है पेपर में। यहां पर अभी तक क्या क्या आ चुका है, सेक्शन 77 आ चुका है 4 मार्क्स के लिए। जो टाइम लिमिट है चार्ज को रजिस्टर करवाने की वो 2 मार्क्स में आ चुका है एमसीक्यू के फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव आ चुका है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए। सेक्शन 77 78 का बेसिक पूछा है 3 मार्क्स में। एमसीक्यू आ चुका है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सेक्शन 79 आ चुका है और सेक्शन और 3 मार्क्स में आ चुका है कि भाई आरओसी के द्वारा क्या कंडोनेशन हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये चैप्टर। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे उनके सारे मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, बट फॉर सेक्शन 83 84 85 यहाँ पे देखेंगे आप, दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, तो उसके लिए मैंने इसको अभी नोट्स में इंक्लूड नहीं करा है। बट फॉर सितंबर अटेम्प्ट जब नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ये उनमें देखने को मिलेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सबसे पहले चार्ज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले चार्ज का मतलब क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और असेट ऑफ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। इट इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। यहाँ पे आपको जहां भी येलो में लिखा हुआ है मतलब कि वो आपको हिंदी में समझाने के लिए बताया गया है। देखो, चार्ज का मतलब होता है अगर कंपनी पैसा उठा रही है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है और मैं किसी से लोन ले रही हूँ। बैंक ने बोला कि आपके फाइनेंशियल उतने स्ट्रांग है नहीं, वी हैव दैट डाउट कि आप ये रीपेमेंट कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपका पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा, आप मेरे पे भरोसा करिए। उन्होंने बोला ऐसे कैसे भरोसा कर दे भाई। मैंने बोला चलो एक काम करो, मेरी कंपनी के नाम पे एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं आपके पास गिरवी रख देती हूँ, जब मैं आपको रिपेमेंट कर दूंगी आप वो प्रॉपर्टी मुझे वापस दे देना। तो इसको बोलते हैं चार्ज क्रिएट करना। अच्छा, ये चैप्टर यहाँ पर क्यों है कंपनीज एक्ट में। देखो, कंपनीज एक्ट में ये चैप्टर इसीलिए है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, वहां पर उस कंपनी में किसके पैसे लगे हुए हैं, पब्लिक के पैसे लगे हुए हैं। और मोदी जी किसके लिए ज्यादा सोचते हैं, पब्लिक के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो मोदी जी ने बोला भाई पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक को बैलेंस शीट में दिख रहा है कि कंपनी के पास इतनी सारी एसेट है, चलो पैसे लगा दो इस कंपनी में। लेकिन पब्लिक को ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी एसेट गिरवी रखी हुई है। जो असेट्स जितनी दिख रही है, पता चले कि यार 5 करोड़ की असेट्स दिख रही है बैलेंस शीट में, जिसमें से 4.5 करोड़ की असेट तो गिरवी रख रखी है। तो पब्लिक को ये चीज पता होनी चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए, आरओसी जो कंपनी की गर्लफ्रेंड होती है उसको भी तो पता होना चाहिए कि भाई इसके पास खुद का घर है कि गिरवी रखा हुआ है। ठीक है, पता होना चाहिए। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि भाई आरओसी को पता होना चाहिए कि भाई कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं गिरवी तो नहीं रख दी हैं, अगर रखी हैं तो उसकी सारी टर्म्स, उसकी पर्टिकुलर्स हमको पता होना चाहिए। इसके लिए ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 तरीके के चार्ज होते हैं, एक तो फिक्स्ड चार्ज, दूसरा फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज वो जो आपकी फिक्स असेट पे लग जाए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। फ्लोटिंग चार्ज वो जैसे स्टॉक पे लग गया, रॉ मटेरियल पे लग गया। आपने आपका फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया तो आपने लैंड, बिल्डिंग या फिर आपकी मशीनरी बैंक को गिरवी रख दी। अब बैंक ये बेच थोड़ी सकती है, आप उनको पेमेंट दोगे तो वो बेच सकती है, पर क्या पता आपके पास ये असेट नहीं थी लेकिन आपके पास कोई रॉ मटेरियल था, आपके पास स्टॉक था,
आपके पास डेटर्स थे, डेटर्स में हम कैसे गिरवी रख सकते हैं? देखो, मेरे को किसी के से पैसा लेना बाकी है और मैं किसी मेरे दोस्त से उधार ले रही हूँ, मैंने उसको बोला यार देख मुझे प्लीज उधार दे दे, उसने बोला तू नहीं दे पाई तो मैंने बोला यार देखना ये जो अपना दूसरा दोस्त है ना चंदू, मेरे को इससे पैसे लेने हैं, अगर मैं तुझे नहीं दे पाई ना तो तू इससे मेरे नाम से पैसे ले लेना, तो ये सेटलमेंट हो गया एक तरीके का, तो आप उसको भी रख सकते हो। अच्छा, फ्लोटिंग जो होता है ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, ठीक है। यहाँ पर अलाउड होता है कि कंपनी जो है उसको सेल या फिर यूज कर सकती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, लेकिन अगर फिक्स असेट है तो उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। अरे सीधी सी बात है ना, स्टॉक रॉ मटेरियल नहीं यूज करेंगे क्या? करेंगे ही सही। यहाँ पर मॉर्गेज कैसे क्रिएट, यहाँ पर कैसे क्रिएट किया जाता है चार्ज? मॉर्गेज या फिर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, आपने आपके घर की रजिस्ट्री दे दी, आपने आपके घर को रजिस्टर कर दिया, चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो बायर है, जो असेट्स उसको मिल रही है जैसे कि स्टॉक रॉ मटेरियल आप किसी को बेच रहे हो तो वो फ्री फ्रॉम चार्ज मिलेगी। अच्छा, एक कंसेप्ट यहाँ पे होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, मतलब कि बहुत सिंपल, फ्लोटिंग चार्ज तब तक हवा में रहेगा जब तक कंपनी बिजनेस कर रही है, डिफॉल्ट होते ही फिक्स्ड में बदल जाता है। देखो, हमारा फिक्स चार्ज कब खत्म होता है? जब आप पूरा अमाउंट फुल में पे कर दो, ठीक है। फिक्स चार्ज में हम क्या कर सकते हैं, कंपनी सेल या फिर यूज नहीं कर सकती उस प्रॉपर्टी को, बट फ्लोटिंग चार्ज में आप रॉ मटेरियल डेटर्स इनको यूज भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो स्टॉक को। अब बात ये आ गई कि भाई साहब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज मतलब हवा में है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन कब होगा? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज कब होगा? अगर कंपनी, समझो कोई कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, कोई कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, तो भाई अब क्या अभी भी जो बैंक है वो वेट करेगी क्या कि आके हमको पैसे देंगे? नहीं, तुम्हारे पास जितना रॉ मटेरियल रखा हुआ है, जितना स्टॉक रखा हुआ है, जितने लोगों से आपको पैसे लेना बाकी है, अब आप ना इनको बेच सकते हो ना आप इनसे पैसे ले सकते हो, अब ये फिक्स्ड हो गया, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आप बैंकरप्ट होने वाले हो, आप ये पैसा लेके भाग सकते हो। तो जैसे ही कंपनी का बिजनेस बंद हुआ, जैसे ही कंपनी के बिजनेस में दिक्कत आई, आप क्या कर लोगे? आप उस चीज को खत्म कर लोगे। क्या कर लोगे? आप उस चीज को फिक्स्ड बना लोगे। तो मतलब कि फ्लोटिंग चार्ज तब तक ही फ्लोट करेगा जब तक के कंपनी का बिजनेस चल रहा है। जैसे ही यहां से ये बिल्डिंग हटी, फ्लोटिंग चार्ज नीचे, फ्लोटिंग चार्ज नीचे, और वो बन जाएगा फिक्स्ड। अब यहाँ पे क्लैरिटी कॉर्नर दिया हुआ है, इज चार्ज पास्ड ऑन टू द बायर इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स विच इज अंडर फ्लोटिंग चार्ज? नो। कोई आपसे स्टॉक खरीद रहा है तो क्या अब आप ये बोलोगे कि भाई ये मैंने गिरवी रखा था, अब तूने मुझसे ले लिया, अब तू बैंक को पैसा देगा? नहीं, उसको तो चार्ज फ्री मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 77, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, आपको जो चार्जेस हैं रजिस्टर करवाना पड़ेगा, किसके पास? आरओसी के पास। ओके, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एवरी कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन इट्स प्रॉपर्टी और असेट्स, उसकी कोई अंडरटेकिंग, भले इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो, इंडिया में आउटसाइड इंडिया में कोई प्रॉपर्टी, कोई असेट या कोई भी अंडरटेकिंग, उसकी क्या ऑब्लिगेशन है? ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज साइंड बाय द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर कौन? बैंक, जिसके पास हम गिरवी रख रहे हैं। विदिन 30 डेज ऑफ क्रिएटिंग द क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब कि अगर कोई कंपनी, देखो साथ में याद करते जाते हैं, सेक्शन 77 क्या बोलता है? कोई कंपनी, उसके पास प्रॉपर्टी, असेट या कोई अंडरटेकिंग, भले इंडिया में है या फिर आउटसाइड इंडिया में है, उसका ऑब्लिगेशन है कि वो रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंदर अंदर अगर उसने गिरवी रखा है तो उस चार्ज के सारे पर्टिकुलर्स जो है वो फाइल करेगा रजिस्ट्रार के पास। फाइल करेगा तो उसके ऊपर कंपनी का साइन होना चाहिए, प्लस जो चार्ज होल्डर है जिसके पास हम चार्ज कर रहे हैं उसके भी साइन होने चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद रूल 3 क्या बोलता है? यहाँ पे दो फॉर्म्स की बात कही गई है, CHG1, CHG9। अगर मैं आपको एनालिसिस में दिखाऊं तो हो सकता है कि आपको इस तरीके का भी आ जाए कि ये फॉर्म किस काम के हैं, तो आपको ये फॉर्म्स भी देखने हैं। CHG1 for registration of charges other than those related to debentures, other than those related to debentures, debentures के अलावा किसी का चार्ज है तो CHG9, CHG1 सॉरी, CHG9 कब होगा? चार्जेस फॉर डिबेंचर्स और मॉडिफिकेशन देयर ऑफ, मतलब के देखो ये भी फटाफट याद करते हैं। चार्ज 1 जो CHG1 फॉर्म है
वो सब के फॉर्म के लिए जो वो भी आपने गिरवी रखा वो सब आप उनकी डिटेल CHG1 में दे सकते हो, पर डिबेंचर्स नहीं। मैम डिबेंचर्स की क्यों नहीं? डिबेंचर स्पेशल केस है रे, उसको ऐसे नहीं डाल सकते किसी में भी। ओके, उस स्पेशल केस के लिए बोला कि ये ले भाई तेरे लिए CHG9 अलग, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है MC की वेबसाइट पे। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चार्ज फाइल्ड विद ROC। अब क्या होगा, आपने सारे ROC को डिटेल्स दी, लेकिन उसका वेरिफिकेशन भी तो होगा। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल होगा। पहला वेरिफिकेशन, दूसरा वेरिफिकेशन, तीसरा वेरिफिकेशन। कैसे? देखो, अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में है तो उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आउटसाइड इंडिया है तो 3 रिक्वायरमेंट, इनसाइड इंडिया है तो बस एक। क्यों? क्योंकि आउटसाइड इंडिया है, ROC ने देखा नहीं, ROC के पास पैसे नहीं है आउटसाइड इंडिया जाके देख सके वो कि सच में है कि सच में नहीं है, उसके पास नहीं है भाई। तो उसने बोला एक काम करो, इसमें थोड़ा और रिजिडिटी लेके आओ। कैसे? 3 3 लोगों की सील लगेगी, साइन लगेगी यहाँ पर। लेकिन बोला यार इंडिया में ये तो ROC ने बोले तो कभी भी जाके मैं भी देख के आ सकता हूँ, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक का भी अगर आपने मेरे को दे दिया कुछ प्रूफ तो भी चलेगा। अच्छा, आउटसाइड इंडिया मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट, ज्यादा लोगों की वहां पे साइन लगेंगे मेरे को। सबसे पहले सील ऑफ द कंपनी, भाई जो कंपनी गिरवी रख रही है उसका ठप्पा। उसके बाद किसी भी डायरेक्टर, CS या फिर अथॉरिटी ऑफिसर, चार्ज होल्डर, जो चार्ज होल्डर का डायरेक्टर या CS या कोई ऑथोराइज ऑफिसर है वो उसको वेरीफाई करके देगा। उसके बाद कोई अदर पर्सन जो कंपनी के अलावा जो उस चार्ज में इंटरेस्टेड है, मतलब कि 3 लोग, कंपनी का सील। अच्छा, ये कब? जब आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में इतनी ज्यादा क्यों रिजिडिटी रख दी लॉ ने? क्योंकि आउटसाइड इंडिया है तो फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा। पहला कंपनी का सील लगा लो, ठप्पा लगा लो, ठीक है। चार्ज होल्डर का डायरेक्टर, CS या कोई और पर्सन जो उसने ऑथराइज कर रखा हो, ठीक है। या फिर कोई तीसरा पर्सन जिसका इंटरेस्ट है उस चार्ज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है एंड मैं मेरे भाई की जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी रख रही हूँ, तो एक तो मेरी कंपनी की सील, एक तो जिस बैंक के पास गिरवी रखा उसका CS डायरेक्टर या ऑथोराइज ऑफिसर उस पर साइन करेगा, उसको वेरीफाई करेगा। तीसरा जो मेरा भाई है, क्यों? अच्छा, वो क्योंकि इंटरेस्टेड है ना, वो प्रॉपर्टी है तो उसकी, ठीक है। अब अगर सिर्फ इंडिया में है तो जो चार्ज होल्डर है उसका डायरेक्टर, CS या ऑथोराइज ऑफिसर भी करेगा वेरीफाई, तब भी हमको चल जाएगा। इंडिया में है ज्यादा रिस्क नहीं है इसलिए कम रिक्वायरमेंट रखी है, आउटसाइड इंडिया है ज्यादा रिस्क है इसलिए ज्यादा रिक्वायरमेंट रखी। चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है? दिख रहा है ना यहाँ पे सर? ओके, नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल shall apply to charge required to be created or modified by banking company under section 77 in favor of RBI when any loan or advance has been made to it under RBI Act। मतलब RBI एक्ट के अंदर अगर बैंकिंग कंपनी को कोई लोन एडवांस मिला है तो ये चार्ज क्रिएट या मॉडिफाई इस सेक्शन के अंडर नहीं होगा। ओके, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। अगर देखो, अगर जो चार्ज है वो 2 नवंबर 2018 के पहले का है तो देखो, ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी showing sufficient cause, ROC may allow such registration of charges to be made within 16 days। एक सेकेंड, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना है? रजिस्टर करना है। डन। अब आपको 30 दिन आप सोते रहे, आप ट्रिप पे चले गए, ठीक है, आपकी एग्जाम्स आ गई, आपके दिमाग से उतर गया कि ROC को देना था, आपकी एग्जाम्स आ गई, गर्लफ्रेंड को फोन करना भूल गए, बाद में याद आया कि शिट फोन ही नहीं करा, अब तो कलेश हो जाएगा। तो यहाँ पे ROC क्या बोल रहा है? देखो भाई, अगर 2 नवंबर 2018 के आसपास की बात है, मतलब वहां तक की बात है, और आपने सफिशिएंट कॉज बता दिया कि तुम जो है, आपने बता दिया कि तुम बात क्यों नहीं कर पाए, तुम फोन क्यों नहीं कर पाए, तबियत खराब हो गई, एग्जाम्स थी, पढ़ा नहीं था, डर लग रहा था इसीलिए नहीं कर पाए, प्रिपरेशन कर रहे थे। ऐसे ही कंपनी ने बता दिया कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा था, कुछ हो गया था इसलिए नहीं बता पाए, तो ROC बोलेगी कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ROC में अलाउ सच रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू बी मेड विद इन 60 डेज ऑफ क्रिएशन। मतलब देखा जाए 30 दिन में तुमने नहीं करा तो 60 डेज, मतलब एक्सटेंशन सिर्फ 30 दिन का मिला, नॉर्मल एक्सटेंशन 30 दिन का। अगर नहीं कर पाए तो 30 दिन और ले लो, चलो अब करो। ओके, अच्छा मैम फिर ये विद इन 60 डेज क्यों लिखा हुआ है? मैं बताऊं लॉ ने ऐसा विद इन 60 डेज क्यों लिखा? वैसे तो रेगुलर बैच में बताते हैं ये इतना डिटेल में, बट क्लियर होना चाहिए। क्या बोला? समझो यहाँ पे चार्ज क्रिएट करा कंपनी ने, ठीक है,
अब यहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर बताना था, ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया, यहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर आपको बताना था आरओसी को, आप भूल गए, आपने नहीं बताया, आरओसी के पास आप रोते रोते गए, आरओसी ने बोला एक काम कर, यहां से 30 दिन का और तुमको एक्सटेंशन दे देते हैं, ठीक है, लेकिन लॉ में क्या लिखा हुआ है, चार्ज क्रिएट होने के 60 डेज, विदिन 60 डेज, विदिन 60 डेज, चार्ज क्रिएट होने के विदिन 60 डेज आप पूरे पर्टिकुलर्स हमको फाइल कर दो। क्यों बोला भाई 60 डेज, क्यों बोला, यहां से 60 डेज काउंट करें, लेकिन देखा जाए तो 30 दिन तो ऑलरेडी नॉर्मल टाइम लिमिट थी ना भाई, तो एक्सटेंशन तो सिर्फ 30 दिन का ही मिला है, ठीक है, समझ आ गया। अब आप, अच्छा यहाँ पे आपको एडिशनल फीस तो देनी पड़ेगी ना, गर्लफ्रेंड ने मान लिया, चलो कोई बात नहीं यार, इतना इतना दुख चल रहा था, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, बाहर खाना पीना खिला दो मुझे, बढ़िया ट्रिप पे लेके जाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है, आरओसी को एडिशनल फीस दे दी, बात खत्म। फर्दर एक्सटेंशन, इतने नालायक लोग फिर भी गलती करी, फिर भी चार्ज की पर्टिकुलर्स नहीं दिए, कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार्ज विद इन 60 days, ROC is empowered to allow such registration within further 60 days, pay ad valorem fees, अब हर दिन के हिसाब से फी पे करो और फर्दर 60 दिन और रख लो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन, भाई ऐसे ही थोड़ी, आपको एप्लीकेशन भी तो डालनी पड़ेगी, CHG 1 या फिर 9, 1 किसके लिए था, सारे चार्ज, 9 किसके लिए था, सिर्फ डिबेंचर्स के लिए, ये 1 है सबके लिए एक्सेप्ट डिबेंचर्स, 9 है डिबेंचर्स के लिए, एज द केस में बी, प्लस डिक्लेरेशन बाय कंपनी का CS डायरेक्टर दैट बिलेटेड फाइलिंग शिल नॉट अफेक्ट राइट ऑफ एनी क्रिएटर्स, मतलब क्रेडिटर्स, मतलब आप जो है राइट में कुछ चेंज नहीं होगा, डायरेक्टर या CS ने बताया हमको, ओके। उसके बाद ऑन रजिस्ट्रेशन ROC इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्ज इन फॉर्म CHG2, फॉर्म CHG2 में क्या करेगा ROC, फ्रेश रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देगा, और CHG3 किस लिए होता है, मॉडिफिकेशन के लिए होता है, टू चेंज होल्डर एंड द कंपनी, COR मतलब, COR हमारा क्या है, ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस है दैट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज हैज बीन कंप्लाइड विथ, मतलब जो भी एक्ट में लिखा हुआ है वो कंपनी ने पूरी तरीके से कंप्लाई करा है, ओके, समझ आ गया। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced, such charge shall not be taken into account by liquidator, जब तक कोई और एक ना बोले, मतलब के कोई और एक बोल रहा है लिक्विडेटर, any other director, any other creditor, sorry, unless it is duly registered under section subsection 1 and certificate of registration is issued. However, nothing in subsection 3 to prejudice any contract obligation for repayment of money secured by a charge. भाई यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब तक कोई अदर लॉ नहीं बोलता है चार्ज कौन नहीं लेगा, लिक्विडेटर या क्रेडिटर। अच्छा, लिक्विडेटर और क्रेडिटर की बात हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि यार आप पैसे ही नहीं दोगे, नहीं नहीं, आपको पैसों का रिपेमेंट तो करना ही पड़ेगा। नॉन रजिस्ट्रेशन और डिले रजिस्ट्रेशन करा तो चार्ज होल्डर लूजेस प्रायोरिटी, चार्ज होल्डर की प्रायोरिटी लूज हो जाएगी, ओके। सेक्शन 77 क्या पढ़ा सेक्शन 77 में, चलो एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं कि अभी याद हो जाए। सेक्शन 77 ये बोल रहा है कि भाई देखो, जो भी कंपनी है, कंपनी की प्रॉपर्टी है, असेट है, कोई अंडरटेकिंग है, इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया में, कोई वांधा नहीं, आपको आपकी ROC को सारे पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे उस चार्ज से रिलेटेड 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब रूल 3 क्या बोलता है, भाई अगर कंपनी आप ROC को दोगे, अच्छा ये तो बोल दिया 30 दिन के अंदर अंदर ROC को दोगे, लेकिन ROC को कैसे दोगे वो पर्टिकुलर्स, तो पहला तो बोला देखो इसके लिए फॉर्म होता है, CHG1 फॉर्म किसके लिए है, सारे चार्ज के लिए एक्सेप्ट डिबेंचर्स, CHG9 किसके लिए है, सिर्फ डिबेंचर्स के लिए, ओके। अब बोला अगर जो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में है, भाई आउटसाइड इंडिया है तो बहुत ज्यादा वहां पे तो फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं ना, हम जाके देख तो नहीं सकते, तो कंपनी की भी सील लगवा लो, CS डायरेक्टर या कोई ऑथराइज पर्सन किसका, चार्ज होल्डर का, उसका लगा लो, या कोई अदर पर्सन जिसका इंटरेस्ट है, जैसे कि मेरे भाई का इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में, क्योंकि थी तो उसी की अल्टीमेटली, ओके। ये तीनों भी वेरीफाई करेंगे। अगर सिर्फ इंडिया में तो एक जना यार जो बैंक है उसका डायरेक्टर, CS या फिर ऑफिसर जो है वो कर लेगा, ठीक है। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं चार्ज होल्डर कौन है, बैंक,
हम कौन है जो चार्ज क्रिएट करें? कंपनी। अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट बताया गया है। क्या अमेंडमेंट बताया गया है? कि भाई बैंकिंग कंपनी और आरबीआई के बीच में कुछ हो रहा है तो उसमें ये सेक्शन जो है अप्लाई होगा, मतलब अप्लाई नहीं होगा, सॉरी, नथिंग, अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद बोला कि यार तुम इतने नालायक हो, तुमको बोला था 30 दिन के अंदर अंदर कर देना, रजिस्टर कर देना, आपने बोला यार मैं नहीं कर पाया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चार्ज क्रिएट होने के 60 दिन के अंदर अंदर कर दो। लेकिन एक्सटेंशन जो है वो तो सिर्फ 30 दिन का मिला था, क्योंकि 30 तो नॉर्मली चल रहा था। ओके, आप फिर भी नहीं कर पा पाए, आप फिर भी बेवकूफ, आप फिर भी आलसी, कोई बात नहीं, एड वैलोरम फीस दे दो और फर्दर 60 दिन का और आप ले लो एक्सटेंशन। ओके, एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन किस में जाएगा? चार्ज 1 में या फिर, ओके कैमरा बंद हो गया, गया ना इस, कुछ सेटिंग है यार इसकी, पता नहीं क्या हो जाता है। ओके, फिर हमने क्या बोला? फ्लो टूट गया बीच में, कोई बात नहीं। अब आप कैसे अप्लाई करोगे? CHG1 या CHG9 में, CHG1 सबके लिए, CHG9 सिर्फ डिबेंचर के लिए। ओके, आप जो है उसमें डाल लोगे, डिटेल्स इसमें दोगे। ओके, और डिक्लेरेशन भी दोगे, डायरेक्टर, CS डायरेक्टर या किसी का भी, ठीक है, कि भाई क्रेडिटर का राइट अफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो जो रजिस्ट्रार है, देखो CHG1 में आपने रजिस्ट्रार को ROC को डिटेल दी, 1 के बाद क्या होता है 2, CHG2 में ROC आपको बोलेगा ले भाई, हो गया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम सब मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद CHG3 आप गए भाई मॉडिफिकेशन, 2 के बाद क्या आता है 3, पहले क्रिएट हुआ तभी तो मॉडिफाई होगा, तो 3 में क्या मॉडिफिकेशन, ये क्या है कंक्लूसिव एविडेंस है, ये सारे फॉर्म। ओके, उसके बाद क्या बोला कि भाई रीपेमेंट ऑफ मनी तो आपको करना ही पड़ेगा, लिक्विडेटर और क्रेडिटर जो है शेल नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ओके, उसके बाद सेक्शन 78 क्या बोलता है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बाय चार्ज होल्डर। यार आपने बैंक से जो है पैसा लिया, आपने बैंक को जो है गिरवी रख दी अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन आप इतने आलसी हो, आपने 30 दिन में नहीं करवाया, फिर 30 दिन का और एक्सटेंशन मिला, फिर 60 दिन का और एक्सटेंशन मिला, बट आप इतने नालायक हो, आपने चार्ज क्रिएट नहीं करवाया, तो बैंक को लगा भाई तुम बाहर में जाओ, एक काम करता हूँ मैं ही जाके चार्ज क्रिएट करवा के आता हूँ। क्योंकि ROC को पता होना चाहिए, कल को तुमने कोई धोखाधड़ी करी तो मेरे पास प्रूफ तो होना चाहिए ना कि ROC के पास गए थे, ROC के पास रजिस्टर है ये चार्ज। कल को तुम आके बोल दो कि तुमने ये चार्ज जो है क्रिएट ही नहीं करा और मेरे को फंसा दो कि मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पी है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तुम नहीं जा रहे तो मैं जाऊंगा। सेक्शन 77 बात करता है कि कंपनी जाओ चार्ज क्रिएट करवा के आओ। सेक्शन 78 बोलता है कंपनी तो नालायक है, कोई बात नहीं, चार्ज होल्डर जा तू ही करवा के आ जा, तू भी करवा सकता है। इफ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार्ज विद इन 30 डेज, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर चार्ज होल्डर अप्लाई करता है तो कंपनी को शो कॉज नोटिस जाएगा। ओके, द पर्सन इन हुज फेवर द चार्ज इज क्रिएटेड में अप्लाई टू रजिस्ट्रार, मतलब के बैंक, फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ charges. Registrar shall, within a period of 14 days after giving notice to company, allow such registration unless company itself register या फिर sufficient cause why such register charge shall not be registered। भाई ROC के पास बैंक गई कि यार देखो ये जो कंपनी है ना, इसने अपनी ये प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रखी है, अब मेरे पास गिरवी रखी है, तुम इसका चार्ज जो है क्रिएट कर दो। ROC ने बोला एक सेकेंड, तुम मेरे बॉयफ्रेंड की कंप्लेन लेके आए हो, मैं नहीं मानती, मैं पहले उससे पूछूंगी, मैं उसको मैसेज करूंगी। बोला ठीक है यार कर लो, जा पूछ ले, उसी से पूछ ले। 14 दिन का टाइम दिया, 14 दिन तक कोई रिप्लाई ही नहीं आया, ठीक है, तो अब ROC क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा चार्ज को। ठीक है, द पर्सन हुज फेवर फॉर चार्जेस क्रिएटेड शेल बी इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द कंपनी द अमाउंट ऑफ फीस और एडिशनल फीस या फिर एड वैलोरम फीस। कोई फीस लगेगी, एडिशनल फीस कब लगेगी, जब 30 दिन में नहीं करा और 30 दिन का और हमको एडिशनल मिल गया। एड वैलोरम कब लगेगा, जब फर्दर 60 डेज और करा। ओके, फीस पेड बाय हिम ऑन द रजिस्ट्रार फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई बैंक ने जाके चार्ज क्रिएट करवा दिया, अब तो हर कंपनी ऐसा करने लगेगी यार जिसको बोला है ना वही जाके करवा के आ जाएगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इतना मगजमारी नहीं करते हैं अपन, पागल थोड़ी है। बैंक बोलेगी वहां मैंने फीस भरी है, एडिशनल फीस लगी है, मुझे एड वैलोरम फीस लगी है, हर दिन की फीस भर के आई हूँ मैं वहां पे, पैसे वापस कर मेरे, उसके पास राइट है, वो रिकवरी कर सकती है।
तो सेक्शन 78 कितना सिंपल, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल। सेक्शन 78 ने बोला कि भाई तुम नहीं गए चार्ज क्रिएट करवाने, कंपनी नहीं गई तो बैंक चली जाएगी। बैंक गई, बैंक ने बोला देखो ये चार्ज क्रिएट करा है, इसको रजिस्टर कर दो। आरओसी गर्लफ्रेंड ने बोला मैं क्यों मानू, तुम चुगली भी तो कर सकती हो, तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। बैंक ने बोला कोई बात नहीं, खुद पूछ लो। बैंक ने पूछा, बैंक ने बोला भाई खुद पूछ लो। आरओसी ने पूछा, गर्लफ्रेंड ने पूछा, 14 दिन तक कोई जवाब नहीं। 14 फरवरी याद रखना, 14 फरवरी, 14 दिन कोई जवाब नहीं। दिमाग खसक गया, बोला तुम सही बोल रही हो, चलो हम इसी को रजिस्टर कर लेते हैं। यार पैसे भी तो लगे बैंक के, बैंक की एडिशनल फीस कौन देगा, रिकवरी करेगी भाई कंपनी से, सिंपल, इतना आसान। सेक्शन 79 सेक्शंस टू अप्लाई इन सर्टेन मैटर्स। देखो चार्ज कैसे, कंपनी के पास कैसे चार्ज क्रिएट हो सकता है, या तो वो खुद की असेट पे उसने चार्ज क्रिएट कराया हो, या तो कोई ऐसी चीज खरीदी हो जिसको ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हो। देखो देखो समझ में ही नहीं आया, मैं बताती हूँ। सेक्शन 79 बोलता है कि सेक्शन 77 इस पे भी लगेगा। किस पे, बहुत बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कार खरीदते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डाउन पेमेंट करा, 3-4 लाख रुपए डाउन पेमेंट करा, बाकी हमने ईएमआई पे कार खरीद ली। अब वो कार खरीदने के बाद आपको समझ आया कि यार हम तो कहीं घूमने जाते नहीं, हम तो सारा दिन पढ़ते रहते हैं। सांस लेते हैं रिजल्ट आ जाता है, सांस लेते हैं फिर एग्जाम आ जाती है, सांस लेते हैं फिर रिजल्ट, सांस लेते हैं फिर एग्जाम। तो हमको कार में बैठ के घूमने की तो टाइम ही नहीं है, हमने तो ये फालतू खरीद ली। तो हमने बोला एक काम करो, इसको अपन बेच देते। आप जब बेचने जाओगे किसी को, तो अपन क्या करते हैं, जो ईएमआई अब आपके अकाउंट से कट रही थी, बैंक अब वो ईएमआई जिस पर्सन को आप सेल कर रहे हो उसके अमाउंट से काटेगी, और वो पर्सन जितना आपने डाउन पेमेंट करा था उसके हिसाब से जो मार्केट वैल्यू उस हिसाब से आपको डाउन पेमेंट दे देगा। अब आपको ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं है, बाकी बची हुई ईएमआई कौन करेगा, वो पर्सन पे करेगा। तो ये बोला है, अब कंपनी भी तो ऐसा कर सकती है ना। ऐसा हो सकता है कि किसी केस में कंपनी भी कोई ऐसी असेट खरीद ले जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट था, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वेयर अ कंपनी एक्वायर्स एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू अ चार्ज, द कंपनी शैल रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज। कंपनी को उसके पर्टिकुलर्स भी आरओसी के पास देने पड़ेंगे। टुगेदर विथ a copy of the instrument creating the charge, or a copy instrument evidences the existence of charge, एविडेंस भी देना पड़ेगा, ठीक है। वेयर एनी मॉडिफिकेशन इज मेड इन द टर्म्स और कंडीशंस और टू द एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज, कंपनी इंटीमेट करेगी आरओसी को कि भाई चार्ज में कुछ चेंज हुआ है, और इंस्ट्रूमेंट साइन करेगी कंपनी और चार्ज होल्डर। मतलब कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस, आपने जो चार्ज क्रिएट करा, आपके उसके कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल आपके इंटरेस्ट का रेट जो अभी तक था 5% का, बैंक ने बढ़ा के उसको 6% कर दिया, तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या हो गया, चेंज हो गया, मॉडिफिकेशन आ गया, तो वो भी आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। यहाँ पर एक रूल है, where the particulars of modification of charges registered under section 79, the registrar shall issue certificate of modification CHG3। भाई ये तो हमने पहले ही देख लिया था, CHG3 में जो है हम आपको मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आरओसी के थ्रू। मतलब के चलो ये सेक्शन भी खत्म। सेक्शन 79 कितना आसान सेक्शन था भाई, कुछ भी चेंज हुआ, कंपनी ने या तो ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली कि जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट था, तो वो भी आरओसी को पर्टिकुलर बताओ, ठीक है। एविडेंस दो कि चार्ज क्रिएट हुआ है, उस पर ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर कुछ भी चेंज आया किसमें, मॉडिफिकेशन में, या फिर किसी भी तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज आया, तो आप फिर से आरओसी को बताओ। और इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट रेट में चेंज आया तो उसको भी चेंज ही मानेंगे। आप किसको बताओ, आरओसी को बताओ, ठीक है भाई, सब बता देंगे। रूल 6 बोलता है कि भाई आरओसी को जैसे ही आप बताओगे, CHG3 में आपको जो वो है क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन देगा। डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, देखो वेयर एनी चार्जेस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77, एनी पर्सन एक्वायरिंग सच एसेट shall be deemed to have notice of the charge from the date of such registration। कोई अगर वो परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा डीम किया जाएगा कि उसको पता है कि भाई इस पे चार्ज क्रिएटेड है, मानेंगे कि सबको पता है। ओके ओके। अब आएगा रजिस्टर ऑफ चार्जेस बाय आरओसी। मतलब के मैं गर्लफ्रेंड हूँ, मैं पूरा रजिस्टर कंपनी की हर गलती का लेखा जोखा रख रही हूँ अपने पास रजिस्टर में, और जैसे ही सहेलियां आई उनके सामने वो रजिस्टर खोल दिया कि देखो इसके काम, ये काम है इसके, ठीक है। मतलब के जो आरओसी है वो कंपनी के सारे चार्जेस का रजिस्टर मेंटेन करेगा, और ओपन टू ऑल, कोई भी कभी भी वो रजिस्टर खोल के पढ़ सकता है, ठीक है, ओपन टू इंस्पेक्शन। ओके। अब सेक्शन 82 क्या बोलता है, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज on payment or satisfaction of any charge registered under this chapter,
कंपनी इंटीमेट करेगा आरओसी को CH4 में विद इन 30 डेज ऑफ सच पेमेंट और सेटिस्फेक्शन। मतलब कि चार्ज क्रिएट था, बैंक से पैसा लिया, अब बैंक को वो पैसा वापस कर रहे हैं, अब चार्ज वहां से खत्म हो गया, तो आरओसी को बताएंगे CHG4 में। ओके, विद इन 30 डेज प्रोवाइडेड दैट कंपनी और जो चार्ज होल्डर है वो एप्लीकेशन देंगे आरओसी को, में सच अलाउ सच इंटीमेशन विद इन 300 डेज ऑफ पेमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब 300 दिन के अंदर अंदर भी बता दिया, एडिशनल फीस पे करके तब भी चलेगा। नोटिस टू चार्ज होल्डर ऑन रिसिट ऑफ इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 1 रजिस्ट्रार शेल कॉज अ नोटिस to be spent to charge holder calling upon him to show cause within the time specified in period not more than 14 days as to why payment or satisfaction is full should not be recorded। आपने क्यों रिकॉर्ड नहीं करा? नोटिस टू चार्ज होल्डर नॉट रिक्वायर्ड इफ इंटीमेशन अंडर सेक्शन और सबसेक्शन 1 ऑलरेडी साइन किया हो चार्ज होल्डर ने। इफ नो कॉज इज शोन, अगर चार्ज होल्डर नहीं आया तो आरओसी ऑर्डर देगी दैट अ मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन शेल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर अंडर सेक्शन 81 एंड शेल इन्फॉर्म द कंपनी। मतलब CHG5 को बता दो कि भाई हमने जो है ये रजिस्टर कर लिया कि आपने पेमेंट कर दिया। अगर बैंक आके उसने शो करा अपने आप को, आरओसी शेल रिकॉर्ड अ नोट टू दैट इफेक्ट इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस एंड इन्फॉर्म द कंपनी। कंपनी को बताया कि भाई वो तो ऐसा बोल रहा है। ओके, प्रिजर्व इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज और मॉडिफिकेशन 8 साल तक। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे आपने क्रिएट करा है चार्ज और मॉडिफिकेशन, 8 साल तक आपको सेटिस्फेक्शन से उसको रखना पड़ेगा फ्रॉम सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। अब पनिशमेंट, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो क्या होगा? नहीं, पहले अपन ये देखते हैं कि सेक्शन 82 क्या बोल रहा था। सेक्शन 82 बोल रहा था अगर आपने पैसा वापस कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, सेटिस्फेक्शन कर दिया आपके ऑब्लिगेशन का, तो कोई बात नहीं, आप जो है मेरे को बता दो कितने में, 30 दिन के अंदर अंदर CHG4 में बता दो। अगर नहीं बता पाए तो 300 दिन तुमको और दिए। जैसे ही कंपनी जो है गई किसके पास? आरओसी के पास। आरओसी ने बोला यार बैंक से तो पूछो, तुम तो झूठ भी बोल सकते हो। बैंक को बोला कि बताओ ये सच है कि नहीं है। अगर 14 दिन के अंदर अंदर बैंक ने आके कुछ भी नहीं बोला तो रजिस्ट्रार मान लेगा कि ये तो सच है जो कंपनी बोल रही है, और कंपनी को CHG5 फॉर्म दे के बोल देगी आरओसी तुम सच कह रहे थे, हमने तुम्हारे ये चार्ज की जो भी डिटेल्स है कि तुमने पेमेंट कर दिया, सेटिस्फेक्शन कर दिया, हमने उसको हटा दिया। ठीक है, अगर बैंक उठ के आ जाती है नहीं नहीं साहब झूठ बोल रहा है, झूठ था ये इसने जो बोला, तो कंपनी क्या, आरओसी क्या बोलेगी? कंपनी को जाकर बताएगी भाई तो झूठ बोल रहा है, वो ऐसा बोल रही है बैंक तो। ओके ठीक है। उसके बाद क्या बोला? 8 साल तक आपको संभाल के रखना है सारी चीजों को। ओके, संभाल के रखेंगे 8 साल तक। उसके बाद वी हैव पनिशमेंट। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। क्या पनिशमेंट? इफ कंपनी इज इन डिफॉल्ट, अगर कंपनी ने कुछ भी डिफॉल्ट करा इस चैप्टर में तो क्या कंपनी को 5 लाख का फाइन लगेगा, और बली के बकरा ऑफिसर इन डिफॉल्ट उसको 50,000 का फाइन लगेगा। इफ विलफुली फर्निशेस एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर तुमने विलफुल तरीके से गर्लफ्रेंड को कुछ भी झूठ बोला है तो भाई अब तो गए 447 फ्रॉड का सेक्शन लग जाएगा। उसके बाद रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 87 क्या बोलता है? हु कैन अप्लाई? द कंपनी और एनी पर्सन इंटरेस्टेड। किसको अप्लाई कर सकते हैं? मोदी जी, उन्होंने जो है आरडी को, रीजनल डायरेक्टर को ये दे रखी है पोजीशन। ओके, पर्पस क्या है एप्लीकेशन का? टू अलाउ रेक्टिफिकेशन इन केस ऑफ, अगर आपने चार्ज क्रिएट करते टाइम गलती से, या तो आपने पर्टिकुलर्स नहीं दे पाए, या तो मिस स्टेटमेंट दे दिया, गलती से कुछ चीज का ओमिशन हो गया, तो क्या होगा? ओमिशन टू गिव इंटीमेशन और मिस स्टेटमेंट इन फाइल्ड पर्टिकुलर्स। अब रेक्टिफिकेशन रिलेट टू फॉर्म फाइल्ड अंडर सेक्शन 77। मतलब अब आप ये किस चीज पे एप्लीकेबल होगा? देखो यहाँ पे क्या बोला, अगर आपने, हम बोल रहे हैं कि यार आप CHG1, CHG9, 2, 3, 4, 5 आपने ये सब जो है देना है, किसको देना है? आरओसी को देना है। अब उसमें कुछ ओमिशन कर लिया, कुछ मिस स्टेटमेंट रह गई, तो कंपनी और इंटरेस्टेड पर्सन क्या हो सकता है? मेरा भाई हो सकता है जिसकी प्रॉपर्टी है, वो बैंक हो सकती है, या फिर मैं हो सकती हूँ, हम 3 लोग हो सकते हैं, राइट? ओके, ओमिशन या मिस स्टेटमेंट हो गया तो आप क्या करोगे? एप्लीकेबल टू किस पे? या तो क्रिएशन ऑफ चार्ज के टाइम पे जो पर्टिकुलर देने थे उसमें गड़बड़ हो गई, या फिर बैंक ने, अगर कंपनी ने नहीं करा, बैंक ने बोला चल हट मैं ही जाके करती हूँ, तो बैंक से कुछ गलती हो गई, या फिर मॉडिफिकेशन करते टाइम कुछ उसमें गलत स्टेटमेंट दे दिया अपन ने, या फिर जब सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज करा CHG4 जब दे रहे थे तब उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रेक्टिफिकेशन अलाउ करती है अगर वो एक्सीडेंटल, मतलब गलती से आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इन एडवर्टेंस
वही गलती से, या फिर सफिशिएंट कॉज है आपके पास कि गलती आपसे क्यों हुई। इट इज नॉट प्रीजुडिशियल टू क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स। ये इससे नुकसान नहीं हुआ है। किसको नुकसान नहीं हुआ है? शेयर होल्डर या फिर क्रेडिटर्स को। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है चेंज कर दो, इसका फॉर्म है CHG 8। सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ रेक्टिफिकेशन बाय पासिंग एन ऑर्डर विद टर्म्स एंड कंडीशन एज इट डीम्स जस्ट एंड एक्सपेडिएंट। द रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर द रेक्टिफाइड पर्टिकुलर्स। रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर कर देगा रेक्टिफाइड पर्टिकुलर्स को, मतलब सही जो था इंफॉर्मेशन उसको रजिस्टर कर देगा। अब फॉर्म नंबर CHG 1 इसमें था। चलो सबसे पहले इसके ना फॉर्म्स देखते हैं। देखो इसके फॉर्म्स आपको आ सकते हैं MCQ में, एक बार देखते हैं। ओके, CHG 1 था, CHG 2 था, CHG क्या था 3 था, CHG 4 था, CHG 5 था, CHG 8 था, CHG क्या था 9 था। ओके, ये 1 क्या है? फॉर ऑल चार्जेस एक्सेप्ट डिवेंचर्स। ओके, मतलब मैंने जो है CHG 1 फाइल करा। CHG 2 क्या था? देखो अभी अपन ने 77 में देखा था। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा है, 4 मार्क्स आराम से आ सकते हैं आपको। क्या देखा था अपन ने? देखो 1 और 9 के बारे में तो यहाँ पे बता ही दिया है। यहाँ पे क्या बोला? देखो 1 में मैंने बताया, 2 में ROC ने बताया। चल ठीक है, मैंने रजिस्टर कर लिया। ओके थैंक यू, आपने रजिस्टर कर लिया। उसके बाद क्या था हमारा? यहाँ पे कौन गया? चार्ज होल्डर गया। ओके, नोट तो करके रखा था ना। चेंज, अगर कुछ चेंज करा तो मैं ये चेक कर रही हूँ कि मैंने आपको अलग से हाईलाइट करके दिए हैं ना, ताकि आपकी सिर्फ नजर जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ हाँ हाँ, आप जो फॉर्म्स हैं वो अलग से हाईलाइट किए हुए हैं। तो मुझे लगता है सारे अलग से हाईलाइट किए हुए हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी? चलो CHG 1 जब चार्ज क्रिएट होगा 30 दिन के अंदर अंदर बता दिया, ठीक है। CHG 2 जब ROC क्या देगा? COR, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने ROC को बताया भाई मैंने चार्ज क्रिएट करा, एक नंबर पे मैंने ये बताया। दूसरा स्टेप क्या होगा? ROC मुझे बता रहा है भाई मैंने रजिस्टर कर लिया। पहला स्टेप मैं बताया, दूसरा स्टेप ROC ने बताया। तीसरा स्टेप जब बैंक ने, मतलब के नहीं ऐसा लिखो, जब चार्ज होल्डर ने, मतलब के बैंक ने ROC को बताया, मैं नहीं बता पाई तो बैंक ने ROC को बता दिया, बैंक ने ROC को बता दिया, मैं नहीं बता पाई तो CHG 3। ओके, अब कुछ चेंज हो गया, मेरे को कुछ चेंज करना है, मॉडिफिकेशन हो गया। क्या हो गया? मॉडिफिकेशन हो गया। तो क्या जाएगा? CHG 4। मैंने बताया भाई मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है, मैंने बताया मॉडिफिकेशन हुआ। फिर ROC ने जो है मेरे को बताया कि मॉडिफिकेशन जो है वो मैंने रजिस्टर कर लिया भाई, रजिस्टर हमने मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब मैंने कुछ गलत बता दिया यहां पर, कहां पर? या तो यहां पर मैंने गलत बता दिया, या बैंक ने ROC को कुछ गलत बता दिया, या फिर 9 में डिबेंचर्स के टाइम कुछ गलत बता दिया। तो अब CHG 8 जो है ये रेक्टिफिकेशन के टाइम, भाई ये मैंने गलत बता दिया था भाई, तो अब नया फॉर्म आया, कौन सा आया? CHG 8। ROC बोलेगा, रेक्टिफिकेशन करेगा ROC ने बोला ले भाई मैंने आपका रेक्टिफिकेशन कर लिया जो आपने गलत बताया था। CHG 9 डिबेंचर्स के चार्जेस के लिए, डिबेंचर के चार्जेस के लिए, ठीक है। तो बेसिकली देखो सिंपल है ना। स्टेप 1
चार्ज क्रिएट हुआ, मैंने आरओसी को बताया। स्टेप 2 आरओसी ने मुझे बताया, देख भाई मैंने कर लिया। स्टेप 3 मैंने नहीं बताया तो बैंक ने आरओसी को बता दिया। स्टेप 4 कुछ चेंज हुआ तो मैंने आरओसी को जाकर बताया कि भाई अब तो कुछ चेंज हुआ है। स्टेप 5 आरओसी ने बोला ले भाई मैंने चेंज कर लिया। क्या कर लिया? मॉडिफिकेशन की टर्म्स रजिस्टर कर ली चेंज वाली। 8 वाला क्या बोला, भाई मेरे से गलती हो गई, इसको ठीक कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक करने के लिए, मैं बेकसूर हूँ। आरओसी ने बोला ले भाई कर दिया। और CHG9 डिबेंचर्स के लिए, मतलब कि अब देखो यहाँ पे इतनी इंटरेस्टिंग सी बात बता रही हूँ कैसे आप यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ सकते हो। स्टेप 1 मैंने, बस याद रखो स्टेप 1 क्या है भाई, चार्ज क्रिएट करा तो आरओसी को बताया। कहीं पे भी इस चैप्टर में से आ जाए चार्ट से रिलेटेड तो बोलो CHG1 में रजिस्ट्रार को बता दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ इतना ही बोला है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको पता है कि CHG1 में स्टेप 1 होता है, 1 CHG1 स्टेप 1, जब कंपनी आरओसी को बताएगी तो आपने बता दिया। आपने क्या बोला, और ये डिबेंचर्स का केस भी नहीं है तो आप उसको चिपका दो ना पेपर में, लिख दो क्वेश्चन में कि भाई CHG1 फाइल करके कंपनी ने आरओसी को बताया कि भाई चार्ज हैज बीन क्रिएटेड। ओके, फिर बोलो CHG2, भाई जो पहला स्टेप आपने बताया तो 2 पे तो आरओसी आएगा, भाई मैंने रजिस्टर कर दिया तो आरओसी ने CHG2 के अकॉर्डिंग बताया कि रजिस्टर हो गया। उसके बाद CHG4 में आप याद रखोगे मॉडिफिकेशन होगा। 3 में क्या है भाई, बैंक बता रहा है। अब ऐसा याद कर लो बैंक ने कुछ गलत बताया तो मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है, तो 4 में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अपन। अब जब मॉडिफिकेशन करेंगे, 4th स्टेप हमने आरओसी को बताया मॉडिफिकेशन कर लो, तो अब आरओसी भी तो मुझे बताएगा कि ले भाई कर लिया, कंफर्मेशन तो देगा ना, तो स्टेप 5 में दे देगा। ऐसे करके आप जो है इसको याद कर लो। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, जो भी फॉर्म फिट होता है, जो भी स्टेप आपकी फिट होती है उसको वहां पे चिपका दो, क्वेश्चन में आपके आंसर में चिपका दो। इससे आपका 1 मार्क्स जो है जेब में भाई साहब। 1 मार्क्स तो ये फॉर्म देख के ही खुश हो जाएगा यार, एग्जामिनर बोलेगा आइला इसको फॉर्म याद है, मार्क्स मिल जाएंगे झोली में। अब यहाँ पे देखो फॉर्म नंबर CHG1 पहला स्टेप, जब पहली बार चार्ज क्रिएट हुआ मैंने बैंक को बताया। CHG4 चौथा स्टेप बैंक ने, CHG3 थर्ड स्टेप में बैंक ने बताया था, गधी ने कुछ गलती कर दी, यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ चेंजेस आ गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ गए तो अब मॉडिफिकेशन के लिए फिर से देना पड़ेगा। CHG8 रेक्टिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए। CHG9 डिबेंचर्स के चार्ज क्रिएट करने के लिए shall be signed by insolvency resolution professional या फिर resolution professional या liquidator for companies under resolution और liquidation as the case may be। भाई अगर कोई कंपनी में लिक्विडेशन का काम चल रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या फिर लिक्विडेटर ये भी साइन करेंगे इन फॉर्म्स को। कितना आसान चैप्टर था। फिर से देखें क्या, चार्ज मतलब असेट गिरवी रखी। 2 तरीके के चार्ज, फिक्स्ड फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोटिंग में क्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसे ही धंधा करना बंद करा तुम्हारा फ्लोटिंग फिक्स में बदल जाएगा। ओके, 77 क्या बोल रहा है भाई, कोई भी प्रॉपर्टी एसेट अंडरटेकिंग है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में बताओ आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर। अपन ने बोला कि यार इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपके उस सर्टिफिकेट पे कंपनी की सील, CS डायरेक्टर या ऑथोराइज पर्सन बैंक वाले की, मतलब कि चार्ज होल्डर की, या फिर कोई अदर पर्सन जो इंटरेस्टेड हो प्रॉपर्टी में, जैसे कि मेरा भाई, उसकी डिटेल्स दो आप। अगर सिर्फ इंडिया में तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बैंक का डायरेक्टर CS ऑथोराइज पर्सन भी उसको वेरीफाई कर लेगा तो हमको चलेगा। आरओसी ने बोला ठीक है। उसके बाद 30 दिन में आपने नहीं करा तो 30 दिन और दे दिए, फिर भी नहीं करा तो 60 दिन और दे दिए। जब 30 दिन और दिए तो एडिशनल फीस 60 दिन और दे दो, एड वैलोरम फीस लगेगी। ओके, उसके बाद CHG3 के थ्रू ये तो मॉडिफिकेशन है, 2 के थ्रू बता दिया, 1 में आपने बताया चार्ज क्रिएट हुआ, 2 में आरओसी ने बता दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे बताया गया सेक्शन 78 मैंने जाके रजिस्टर नहीं करवाया तो बैंक ने जाके करवा दिया। बैंक ने करवाया तो पहले आरओसी ने मुझसे पूछा, गर्लफ्रेंड ने मुझसे पूछा ये सच है कि सही है, बताओ मेरे को चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। 14 दिन तक, 14 दिन 14 फरवरी, 14 दिन तक मैंने कोई रिप्लाई नहीं करा। गुस्सा आ गया, उसने बोला ले मैं रजिस्टर कर रही हूँ, भाड़ में जाता हूँ। बैंक रो रही है यार मेरे पैसे कौन देगा, मैंने क्यों फीस भरी, फीस तो कंपनी को भरनी थी। मैंने बोला यार मेरा माथा मत, मेरे सामने आके क्यों रो रही है, जाना उसी से लेना तो तुम रिकवरी कर सकते हो। ओके, उसके बाद कौन कौन से मैटर पे, अगर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, आपने वो वाली एसेट खरीदी है या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ है तो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, उसके बाद एक आरओसी नोटिस जो है, ऐसा माना जाएगा कि जो भी एसेट ले रहा है उसको ये चीज पता है कि भाई ये तो ऑलरेडी कहीं गिरवी रखी हुई है। अगर मैं कार बेच रही हूँ वो EMI पे चल रही है तो जिसको बेच रही हूँ उसको पता है कि EMI पे चल रही है। ऐसा थोड़ी कल सुबह उठा बैंक से पैसा कट गया EMI का, बोले अरे बाप रे ये क्या हो गया,
मैं तो 2 लाख में ली थी 20 लाख की गाड़ी। अरे नहीं भाई, ये मैं था उस पे। रजिस्टर ऑफ चार्जेस बाय आरओसी, गर्लफ्रेंड जो है रजिस्टर गलतियों का, चार्जेस का, जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं पूरा मेंटेन कर करके कि ओपन टू ऑल, सबको बोलेगी देखो इसके कारनामे में। ओके। कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, कंपनी ने बोला यार मेरे से गड़बड़ हो गई है यार मालिक, नहीं सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, कंपनी ने पैसा वापस कर दिया 30 दिन के अंदर अंदर, बताओ नहीं बता पाए 300 दिन तुमको और दिए जाओ यार, एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। और उसके बाद आरओसी बैंक से पूछेगा भाई सच में इसने तेरे को पूरा पैसा वापस करा, अगर 14 दिन के अंदर अंदर नहीं बताया, खत्म मामला। भाई जब बैंक गई थी रजिस्टर करवाने कंपनी के बदले चार्ज, तो आरओसी ने, गर्लफ्रेंड ने कंपनी को कितने दिन दिए थे? 14 दिन की मोहलत दी थी ना रिप्लाई करने की। सेम यहाँ पर अब बैंक को भी 14 दिन की मोहलत देगी रिप्लाई करने की। ओके, बैंक नहीं आई तो रजिस्टर कर देंगे चार्ज को, मतलब चेंजेस को रजिस्टर कर देंगे कि भाई तुमने जो है पैसा पूरा दे दिया। बैंक अगर आ गई तो कंपनी को बता देंगे। उसके बाद पनिशमेंट क्या है भाई? 5 लाख कंपनी को, उसी का 5 लाख 50,000। 50 लाख किसको? ऑफिसर एंड डिफॉल्ट को। अगर जानबूझ करके धोखाधड़ी करी तो अंडर सेक्शन 447 में चल जाओगे। कुछ गलती से उल्टा सीधा बता दिया और मोदी जी को पता है कि भाई यार वो गलती से तुमने बता दिया और किसी क्रेडिटर और शेयर होल्डर्स का राइट बिल्कुल इसमें गड़बड़ नहीं हो रहा है, तो तुम एक काम करो ना यार, हम ये जो तुम्हारी गलती है उसको हटा के सही वाली अपने रजिस्टर में आरओसी को बोल देते हैं कर दो, आरओसी CHG8 दे देगा। ये पूरा था आपका चैप्टर, ये कुछ फॉर्म्स हैं, ये सेक्शंस जो हैं आप मॉड्यूल से रेफर कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिविजन चैप्टर 6 का, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। बहुत ही सिंपल चैप्टर, बहुत कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके सेक्शंस में, बहुत छोटे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स आपके MCQ के आपके जेब में आ जाएंगे यार। मैम 4 मार्क्स तो बहुत कम है। भाई ऐसे बच्चे हैं जो इतने पे फेल हो जाते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो इतने पे रह जाते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो इतने पे एग्जाम्शन से रह जाते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे एग्जाम्शन से रह जाते हैं। तो वहां पे 4 मार्क्स और 2 मार्क्स भी बहुत इंपैक्ट लेके आता है यार। तो 4 मार्क्स और 2 मार्क्स अगर आपको इतना सिंपल और इजी चैप्टर, जो सिर्फ आप ये रिवीजन वीडियो भी सुन लोगे तो दिमाग में ऐसा चिपक जाएगा, तो करो ना फिर, तो कर फिर। ओके, तो मिलते हैं फिर हमारे अगले चैप्टर के रिवीजन में, अगली लॉ एक्सप्रेस रिवीजन सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए। ऐसे ही नोट्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी टेलीग्राम पे आ जाएंगे, वैसे तो रोज ही आ जाते हैं। अभी हम आरटीपी भी सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्या क्या हम आरटीपी में देखेंगे, उसका भी वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। हरे कृष्ण।